जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम जुडिशरी इंदौर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जिस आपकी डिमांड पे एक बीएनएस का डेमो लेक्चर लेके आया हूं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड ये है कि सर उस लेक्चर में होगा क्या जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। सर हम बीएनएस पढ़ेंगे कैसे जो आप हमें पढ़ाना चाह रहे हैं। देखो, हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम आपका साथ देना चाह रहे हैं। क्लियर बात तो ये है ना। पढ़ाना अलग चीज होती है, साथ देना अलग चीज होती है। तो हम आपके साथ चलने आए हैं। तो देखो क्या है रीजन, आप समझ लीजिए कि बीएनएस पढ़ना क्यों है। हमने एक पीपीटी डाली है आप लोगों के लिए, यूट्यूब चैनल पे वो डली है। यदि आप उसको देखोगे तो आपको ये तीन जो लॉ हैं वो जो चेंज हुए हैं उसका आपको सेंस पता चलेगा कि किस रीजन से वो चेंज हुए हैं। आपको उनका ऑब्जेक्ट पता चलेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है उनका, आपको उनका लक्ष्य पता चलेगा कि क्या उनका एम है। तो इन सब चीजों के बारे में उसमें बात करी गई है। मतलब आपके नए लॉ जो बनाए गए हैं वो पीड़ित के लिए बनाए गए हैं कि उसके साथ पारदर्शिता होनी चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ अनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस चीज पे। और एक तो जेल का बोझ भी कम होना चाहिए, कल पढ़ा था ना हमने। बिल्कुल भैया, जेल का बोझ भी कम होना चाहिए। तो ये वाली चीजें हैं। देखो, किसी भी चीज को ऐसी ऑफेंस नहीं बोला जाता है। किसी भी चीज को ऑफेंस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको एकत्रित करनी चाहिए। मतलब अगर मैं बात कर लूं, अगर इसके हिस्ट्री पे बात करूं तो हिस्ट्री के लिए एक वीडियो बन चुका है। अगर मैं इस पे आज प्रेजेंट में बात करूं कि हम बीएनएस को जब स्टार्ट करते हैं तो बीएनएस को स्टार्ट करने के पहले चाहे हम आईपीसी पहले स्टार्ट करते थे, तो आईपीसी में क्या होता था कि हम पहले पुराने कानून को देखते थे कि नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान वाले प्रोविजन भी थे। फिर उसको चेंज करा के एक भाई साहब अपने गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने बोला एक सुस्थापित दंड व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने काम किया। उन्होंने बोला कि फर्स्ट लॉ आया कमीशन, फिर सेकंड लॉ आया कमीशन, जो भी आया कमीशन उसमें आईपीसी आपकी बना के उन्हें 1860 में तैयार कर दी। ऐसे ही सेम बीएनएस पे भी ऐसे ही हुआ। 3200 सुझाव लिए कि नहीं लिए, 150 से अधिक बैठक हुई कि नहीं हुई, 22वीं लॉ आयोग कमीशन बैठी कि नहीं बैठी, ऋतु राज अवस्थी जी ने उसको रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, उस पर एक समिति बैठी कि नहीं बैठी, बैठी ना। सब चीजें इसमें भी हुई हैं। उसकी हिस्ट्री जब आएगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको डील करेंगे। लेकिन अब बात वही आती है कि हम इसको डील कैसे करना है, बीएनएस को पढ़ना कैसे। बहुत सारे तरीके हैं भैया पढ़ने के लिए। आप आईपीसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है। मेरा मानना यह है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या पता कि आईपीसी क्या चीज थी। लेकिन अगर एक साल तक अगर ये डाउट बना है कि अगर पेपर में हो सकता है आईपीसी भी पूछी जाए, हो सकता है बीएनएस भी पूछा जाए, तो क्यों ना दोनों को पढ़ लिया जाए। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में भी आ जाए। और दूसरी चीज, ऑफेंस बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, किसी भी लॉ का वायलेशन होना चाहिए जो कि आर्टिकल में आपको डिफाइन है। लॉ कस्टम हो, रूढ़ी हो, प्रथा हो, रूल हो, कोई भी सब रूल हो, अगर ये बनाए गए हैं आपके आर्टिकल 30 के 3 में जो आपको दिए गए हैं ए वाले पॉइंट में, तो अगर इनका कोई वायलेशन करता तो वो तो ऑफेंस है। लेकिन ऑफेंस करने वाला व्यक्ति जानवर नहीं है, वो है इंसान, वो है पर्सन। और वो जो पर्सन जब ऑफेंस करता है तो उससे किसी व्यक्ति को इंजरी होती है, ये बात तय है। लेकिन इंजरी किसी किसी चीज में होती है, किसी किसी चीज में नहीं होती है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को अगर गाली दे रहा है, इंजरी तो नहीं हो रही ना, लेकिन अगर उसको बुरा लग गया तो वो ऑफेंस बन गया। अगर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं चोरी की, तो वो इंजरी किसी को नहीं हो रही, लेकिन वो प्लानिंग अपने आप में क्या बन गया, ऑफेंस बन गया। मतलब आपका एक्ट सरिया प्लस मेन सरिया और प्लस रिजल्ट अगर टोटली जनरल रूल में बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, ऑफेंस बना देगा, क्राइम बना देगा। क्या बना देगा भैया, क्राइम बना देगा। मतलब आपका एक्ट सरिया प्लस आपका मेन सरिया प्लस आपका रिजल्ट, ये आपका क्या बना देते हैं, एक तरीके से क्राइम बना देते हैं। क्लियर है। देखो, हम बात कर रहे हैं बीएनएस को, और बीएनएस को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बीएनएस को बहुत शानदार तरीके से डील करेंगे। देखो क्या है, अब मैं इसी पे अपना नोट्स बनाते जाऊंगा। अगर आपको बीएनएस से प्यार कम है और आईपीसी से प्यार ज्यादा है तो बीएनएस को बिल्कुल चित्राकुत्री कर देना। बिल्कुल मत सोचना कि ये अच्छी है, नई लग रही है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर मेरी आईपीसी ऐसी हालत में है, देखो ये इस तरीके से। तो ये आईपीसी से मुझे मोह माया बहुत है। अब है क्योंकि मैंने मेहनत करी है इस पे, मतलब ये आईपीसी पे इतनी मेहनत कर चुका हूं मैं, तो बीएनएस पे भी इतनी मेहनत कर लेंगे तो बात बराबर हो जाएगी, दोनों की वैल्यू रहेगी भी, दोनों एक खीर के समान रहेंगी जिसको खाने में मीठा लगेगा लास्ट में, है ना। चलो, तो हम बात कर रहे हैं इस पे, कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपैरिजन। देखो क्या होता था आईपीसी में, जो सेक्शन फर्स्ट था, कौन सा सेक्शन था भैया, सेक्शन फर्स्ट।
सेक्शन फर्स्ट जब हम पढ़ने जाते हैं, जो आईपीसी का नाम था उस पर लिखा था, इसी के ऊपर चलेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। चल, कहा है भैया सेक्शन वन, ये है सेक्शन वन, है क्या सेक्शन वन है भैया। इस पे क्या लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। चल, ये इस पे लिखा है। एक मिनट, हम वापस से आते हैं अच्छी जगह, और अब की बार इस पे फिर जाते हैं, है ना। और इस पे अब की बार निकालते हैं हम, वापस आ जा भैया, वापस आ जा। दोनों साथ में देख लो तो आप लोगों को डाउट ही नहीं रहेगा जहां तक क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है। तो भैया आपके डाउट यहां से क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चल, अब मैं क्या बताऊं, ये एक तो उलझ जाए तो फिर सुलझाने में समय लगता है। चल, क्योंकि मुझे दोनों का देखना है कि दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में बात करेंगे। देखो दोनों के नाम पढ़िए जरा, एक बार आप दोनों के नाम पढ़िए। क्या लिखा है, कंसोलिडेट अमेंड प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस मैटर कनेक्ट देयर विथ द इंसिडेंटल देयर टू। और क्या लिखा है इसकी प्रियम्बल में, ये भी क्या कहलानी है आपकी, प्रियम्बल कहलानी। वन सेकेंड, ये भी क्या है आपकी प्रियम्बल है, ये भी उद्देशिका है। इसका उद्देश्य क्या है, एक्सपेंडिएंट प्रोविडेंस जनरल प्रोविजन इंडिया एनेक्ट फॉलोस। टाइटल सेक्शन वन क्या बोलता है, ये बोलता है आपका मतलब सीधी सीधी बात। अब इसका क्या बोला है, मतलब इसमें कंसोलिडेट फॉर्म देखने मिला है, बहुत सारी चीजों को मिक्स किया है, कंसोलिडेट समेकित किया गया है। दूसरा, अमेंड करा है, संशोधन कर सकते हैं इस लॉ में और भी जब हमें मिलेंगे। रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंस से संबंधित अगर चीजें हैं उसमें हम अमेंड कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। और मैटर तक कनेक्टेड देयर टू, इंसिडेंटल देयर टू, है ना। तो ये इसके बारे में बात करें, इसकी जो प्रोविजन आपको हर लॉ में आपको देखने मिलते हैं। जैसे पुरानी वाली आईपीसी में सीधा सीधा था कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का समीचीन करना निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। मतलब पुरानी वाली में ये था कि भारत में जैसे भी दंड आपको दिए गए हैं, क्रिमिनल जो अमेंड जो क्रिमिनल चीजें होती हैं उनको एक जगह समेकित करने का प्रोविजन था कि ये पनिशमेंट है भैया, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन अब इसकी प्रियम्बल में थोड़ा सा हमें चेंज देखने मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल भैया मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सेक्शन फर्स्ट क्या बोलती थी, इसकी जो सेक्शन फर्स्ट क्या बोल रही है। अब ये वाला पॉइंट याद रखना, 74th ईयर पूरा, ये वाला कि ये वाला, दोनों तो मुश्किल है। इस पे इस पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, खुश, ठीक है। और इस पे ये वाला हो जाएगा और खुश, बस ना, इससे ज्यादा तो नहीं ना, ठीक है, ओके डन। चलो अच्छा, ये सही है, तो फिर डन करते हैं। क्या है, एक बार ये मार्कर जब चलने लगता है ना तो फिर वो होता नहीं है, वो स्लाइड भी नहीं होगा, फिर अकेला यही होता है, ऐसा वाला सिस्टम है इसके साथ। इसलिए डिजिटल बोर्ड मजा नहीं आता, फटाफट रब करो और आगे बढ़ो। ये वाली सिस्टम ठीक है, लेकिन ठीक है टेक्निकल चीजें चल रही हैं तो उसका यूज बिल्कुल करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो चैप्टर फर्स्ट क्या बोलता है, इसका भी चैप्टर फर्स्ट क्या बोलता है, इसका चैप्टर फर्स्ट बोल रहा था आपका इंट्रोडक्शन, और इसका बोल रहा है प्रारंभिक। अंतर समझ में आ रहा है, इसका बोलता है प्रस्तावना, इसके बारे में क्या था, आईपीसी में क्या था, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, और इसमें क्या है प्रारंभिक, है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ शब्दों का चेंज, जो कि मैंने कल बताया था ना, शब्द चेंज हुए हैं, तो आपको पहला डिफरेंस ये देखना चाहिए कि आप में प्रस्तावना चैप्टर वन का नाम भैया अब इंट्रोडक्शन है, मतलब था, और अब क्या है
प्राइमरी है, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है? सेक्शन फर्स्ट बोल रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। आइए, इसमें बोला गया था सेक्शन इंडियन पिनल कोड, इसमें 1860 लिखा ही नहीं था कहीं पे से कहीं तक, और ये पहले प्री का क्वेश्चन भी था, पूछा गया था, और कि सेक्शन फर्स्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें पूछा गया था क्योंकि इसमें ऐड कर दिया गया था आपका 1860, जो कि अब नहीं है, अब हमें जानना ही नहीं है, हमें तो सीधा जानना है कि ये इसका नाम है। आगे बढ़ जाएं। दूसरा जो आपका सबसेक्शन है, इट शेल कम टू फोर्स सच डेट सेंट्रल गवर्नमेंट में द बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट द डिफरेंट डेट ऑफ अपॉइंटेड डिफरेंट प्रोविजन ऑफ संहिता। क्या बोला गया है इसके बारे में? इस पे क्या बोला गया था? होल ऑफ इंडिया। इसमें मतलब दो चीजें जोड़ी गई हैं। अब देखो मैं बताता हूं, जरा हिंदी मीडियम वाले सुन लेना एक बार। इसमें यह बोला गया कि संहिता का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। दूसरी चीज इसमें क्या बोली गई है, जो आपका इसमें सबसेक्शन जोड़े गए हैं जो अलग से, ये बोला गया है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा। किस तारीख को? उस तारीख को, और वो तारीख आ चुकी है 1 जुलाई 2024 को, ये प्रवृत्त में मतलब इनफोर्स में आ जाएंगे। प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियत कर चुकी है, 1 जुलाई को ये इनफोर्स में आ जाएंगे। इसका मतलब अब आपको यहां पे लिखना क्या है? इसका मतलब आपको लिखना क्या है यहां पे आपको लिख देना है कौन सी डेट? 2024। और सबसे ऊपर क्या लिख देना है यहां पे? एनेक्टमेंट डेट कौन सी? 23। क्लियर बात हो गई? आगे बढ़ेंगे। अब देन तीसरा वाला क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट ऑफ संहिता, बिल्कुल, नॉट अदरवाइज फॉर द एवरी एक्ट और ओमिशन। समझते हैं इस कहानी को। क्या होता है, किसी भी क्राइम को जब तक क्राइम नहीं होगा, जब तक किसी चीज का आप एक्ट दर्शित ना कर दो, और ना तो आप क्या कर दो ओमिशन, मतलब ओमिशन चीज क्या होती है? ओमिशन चीज वो चीज होती है जिस चीज के लिए आप बाउंड हो करने के लिए, लेकिन आप वो ओमिट करते हो उस चीज को करने से, तो वो भी तो क्राइम है। एक पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि वो किसी भी ऑफेंस को रोके, लेकिन वो चुपचाप खड़ा है और कोई मर्डर कर रहा है, तो ये भी तो एक ऑफेंस है, देखने वाला भी ऑफेंस है। तो ये वाली चीज भी क्या हो जाती है? ऑफेंस में चली जाती है ना। तो ये वाली चीज भी इसमें बोला जा रहा है। अब कंट्रेरी प्रोविजन देयर टू विच द शेल बी गिल्टी विद इंडिया, ये अब इसमें इसमें तो सीधा सीधा था, कुछ था क्या इसमें? नहीं था भैया। लेकिन आपकी जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें बहुत सारी चीजें, हिंदी वाले सुन लेंगे एक बार। ये बोला प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य मतलब एक्ट, लोक मतलब ओमिशन जिसका भारत के भीतर दोषी था, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। मतलब अगर मैं कहने की बात बोलूं कि सीधा सीधा ये क्या है आपका? सेक्शन 2 है, और वो सेक्शन 2 किसका है? आईपीसी का सेक्शन 2 है। किसका सेक्शन 2 लिखा है यहाँ पे? मतलब आपके सेक्शन 1 में कम से कम 6 आपके सब सेक्शन जोड़े गए हैं, और वो जो 6 सब सेक्शन है वो आपके सेक्शन 4 5 तक आपके जाएंगे, जो कि आईपीसी में अलग से डिनोट थे, उनने कंसोलिडेट कर दिया, इसलिए प्रियम्बल में लिखा कंसोलिडेट, और उनने अमेंड किया, इसलिए उसमें लिखा कि अमेंड भी और भी हो सकता है चीजें। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना कि हम ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं? इसी ऑब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। अभी हम समझते हैं इनको, पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना, सेक्शन 1 खत्म करें, फिर सेक्शन 1 को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि सेक्शन 1 बोलता क्या है। तो बने रहिए थोड़ा सा। ये देखो अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? तीसरा ये बोल रहा है भैया आपका चौथा वाला। हाँ, ये हो गया ना, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, आ जाओ। चौथा वाला क्या बोल रहा है? एनी पर्सन लाइबल टू एनी लॉ फॉर बीइंग इन्फोर्स इन इंडिया, मतलब कोई लॉ है जो इन्फोर्स कहाँ है? इंडिया में है। पूरे मतलब भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रबद्ध विधि के अनुसार विचारण का पात्र है। पहली चीज, अगर भारत में कोई ऑफेंस चल रहा है और भारत से बाहर कोई व्यक्ति कर रहा है जो कि भारत में है अभी, और विचारण का क्या है? पात्र है, मतलब ट्रायल चल सकती है उसके खिलाफ, तो क्या बोल रहा है? तो भारत से परे किए गए ऐसे कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के लिए ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। अब देखो आपको लैंग्वेज समझ में अभी नहीं आ रही होगी, लेकिन एक बार फिर भी सुने रहो। एनी पर्सन लाइबल एनी लॉ टाइम बी इन्फोर्स इंडिया ट्राई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया or shall be deal according the provisions this Sanhita any act committed beyond in India in the same manner as such act
हैड बीन कमिटेड इन इंडिया। मतलब अब ये देखो, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। कोई डिफरेंस समझ में आ रहा? नहीं आ रहा ना। मतलब इसका सेक्शन 3, इसका सबसेक्शन 4 है, इसका सेक्शन 2, इसका सबसेक्शन 2 है, 1 है। मतलब इस तरीके से बनाया गया है, ऐसे नहीं बनाया गया। इसमें मतलब आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। चलो हम डील करते हैं किसको, आपको ये सेक्शन 1 और 2 को, है ना। आईपीसी के 1 और 2 मान लो और इसके सबसेक्शन 1 और 2 मान लो। चलिए, तो हम पहला उठाते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बारे में क्या बात करें, सेक्शन 2 या मतलब इसका ये, अब ये इसको हटा रहा हूं, पहले समझ लो आप। इसको समझ लो पहले, इसको, इस वाले को आइए समझते हैं। अरे देखो समझ लो इस चीज को, क्या बोला है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में बोला है एवरी पर्सन, लिखा है कहीं? अरे यार सेक्शन 3 है ये वाला, लिखा है एवरी पर्सन, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मैं अगर आपसे ये पूछूं पर्सन मतलब, ये जो एवरी पर्सन जो दिख रहा है आपको, इससे आप क्या समझते हो? हर एक व्यक्ति, बिल्कुल सही, प्रत्येक व्यक्ति, समझ गए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कौन? आर्टिकल जाओ, आर्टिकल में बताओ कौन होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कौन आता है? बिल्कुल सही, एवरी पर्सन में कौन आता है आपका? सिटीजन और नॉन सिटीजन, बिल्कुल सही। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो, उसमें ये वाली चीज इंक्लूड है। तो फिर आगे क्या बोला, इस संहिता इस संहिता के प्रतिकूल हर कार्य और हर लोग, मतलब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आया, एवरी एक्ट एंड ओमिशन। मतलब एवरी एक्ट प्लस एवरी ओमिशन, है ना। ये दूसरा वाला ये वाली चीज है। अब मतलब इसका एवरी एक्ट मतलब किसी व्यक्ति ने, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो, इस संहिता के खिलाफ, इस संहिता के विरुद्ध, आपके बीएनएस के खिलाफ गया है, चाहे वो ऐसा कोई एक्ट कर दिया है, चाहे उसने ओमिशन कर दिया। एक्ट और ओमिशन कहीं डिफाइन होंगे, वो सेक्शन का नाम नहीं बता रहा, लेकिन आईपीसी में तो भैया सेक्शन 33 और सेक्शन 32 में हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं कि एक्ट क्या होता है। एक्ट होता है सीरीज ऑफ एक्ट। मतलब अगर मैं चल रहा हूं और चलते चलते मैं किसी को मारते हुए भी निकल रहा हूं, एक को मार दिया, दो को मार दिया, तीन को मार दिया, चार को मार दिया, तो ये पूरा सीरीज ऑफ एक्ट क्या होगा, हमारे बीएनएस के खिलाफ होगा। अगर मैं किसी को एक चाटा भी मार रहा हूं ना, भले चाहे 100 चाटे मार रहा हूं, तो 100 की अलग पनिशमेंट नहीं है, वो एक्ट क्या माना जाएगा मेरा, एक ही। सीरीज ऑफ एक्ट मतलब एक एक्ट हो गया। ऐसे ही ओमिशन होता है, किसी चीज को आप बाउंड रहते हो करने के लिए, लेकिन उसको ओमिट करते हो, उसमें लोप करते हो, बहुत सारी चीजों में आप ऐसा कर देते हो, तो वो भी ऑफेंस में आता है। तो ये दोनों की बात कर रहा है, आपके सिटीजन की और नॉन सिटीजन की। देन आगे बढ़ो, आगे लिखा है आपके यहाँ पे, जिसका भारत के भीतर दोषी होगा। मतलब ये दोनों व्यक्ति अगर ये क्या करते हैं, कमिट करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, और वो भी कहां बनाएगा, अपने इन इंडिया, पनिश अंडर इस संहिता, नॉट अदरवाइज शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रेरी कर रहे हो ना, इस प्रोविजन से कॉन्ट्रेरी कोई एक्ट ओमिशन कर रहे हो, चाहे आप एवरी पर्सन हो, सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, अगर भारत में किया है आपने, तो भारतीय दंड न्याय संहिता के अंतर्गत आप क्या होगे, दोषी होगे। क्लियर, एक एक लाइन। और इसको बोला जाता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोला जाता है इसको, पूरे सेक्शन को, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब भारत के
डाउट? सेक्शन 2 में कोई डाउट? मतलब सेक्शन 2 आईपीसी का और इसके सब सेक्शन 3 में कोई डाउट है क्या? बीएनएस के सब सेक्शन 3 में कोई डाउट है क्या? नहीं है? आगे बढ़ जाएं। लेकिन 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 एक चीज और है, इसमें 6 लोगों को एक्सेप्शन पे रखेंगे। क्यों रखेंगे? सोचो आप। बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। और इनको अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत तो समझा है, क्या इन पे केस बना सकते हो क्या? कौन से आर्टिकल में लिखा? एक पर्टिकुलर आर्टिकल रखा जिसमें इन लोगों की एफआईआर नहीं हो सकती, वाद या कार्रवाई नहीं हो सकती इन पे। आर्टिकल 300 बोल दूं? बोल दूं? नहीं पढ़ा? अच्छा, चल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पढ़ना, आप आज जाके पढ़ना कि इनके खिलाफ एफआईआर होती है नहीं होती है, ये पढ़ना। लेकिन इसमें हर व्यक्ति भारत के भीतर अपराधी है, सेक्शन आपके सबसेक्शन 3 में बिल्कुल है भैया। लेकिन कुछ 6 लोगों को छूट प्रदान करी गई है, आपके बीएनएस में करी गई थी और आईपीसी में भी पक्का 100 ना 100% है ही। तो इसमें क्या किन लोगों को? एक तो आपका सोवरेन राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, उसको आपका जो एम्बेसडर वगैरह रहते हैं इनको छूट प्रदान है इस वाले चीज पे। आपके जो विदेशी शत्रु वगैरह जो रहते हैं इनको छूट प्रदान है, जैसे अपने पहुंच जाते तो छोड़ना पड़ता है, उनको पनिश करते हो क्या? नहीं, छोड़ना पड़ता है और बोलते हैं भैया हमारी ट्रिटी थी कि आप इनको पनिशमेंट आप खुद ही दे दो, इनने ऐसा ऐसा काम किया, छोड़ना पड़ता है कि नहीं? तो ये बोल रहा है अगर आपका कोई प्रेसिडेंट गवर्नर वगैरह ये सब चीजें इनको भी छूट प्रदान है, लेकिन आर्टिकल कौन सा? बिल्कुल सही। और और अब बात करेंगे कि पर्सन कहाँ डिफाइन है, बात करेंगे एक्ट ओमिशन कहाँ डिफाइन है, तो हम भैया आगे बात करेंगे। अभी इस पे फुल एनालाइज नहीं करा है हमने, जिस दिन हो जाएगा तो बिल्कुल आपकी पकड़ ऐसी मजबूत हो जाएगी जैसे आईपीसी पे थी ना पहली बार, तो ऐसी हो जाएगी। चलो अब सेक्शन सब सेक्शन 3 पे बात करते हैं, करें कि नहीं करें, कि अभी रुक जाएं? इंडिया क्या होता है? चलो इंडिया पे बात तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम कहाँ के हैं, इंडिया पे हैं भैया। तो बताओ इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? और क्या बोलता है? 3 क्लॉज हैं उसके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपने फर्स्ट बोल दिया, सेकेंड और थर्ड नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? नहीं दिया जाता? आई एम द बेस्ट, मतलब मैं सब पे ध्यान, हमारे यहाँ पे आता है ये वाली चीज, हमारे यहाँ पे क्लॉज भी आता है तो हम बहुत बारीकी से उसको डील करते हैं। आप समझिए, इंडिया ऐसा नहीं बनता है। जो उसका सबसेक्शन सब क्लॉज 3 है, बोलता है कि कोई अर्जित क्षेत्र भी अगर हमने अर्जित कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, अगर कोई भूभाग एक्वायर करा है, अगर उसको शामिल किया तो वो भी क्या कहलाएगा? इंडिया का। उसमें बोला है, हम तो मना कर नहीं रहे। अगर हम किसी चीज का नाम परिवर्तन करते हैं, किसी चीज की वो भी को ले लेते हैं, किसी चीज को हटा देते हैं, तो ये सब जितना बचा खुचा भाग वो क्या होता है? इंडिया। और इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब जो स्टेट से मिलके जो यूनियन बनता है वो क्या कहलाता है? इंडिया। इसका मतलब कि आपका इंडिया, इंडिया क्या है? और यहाँ पे भी कोई इंडिया दिया है? देखेंगे कि बीएनएस में इंडिया को डिफाइन किया है कि नहीं। मानना यह है कि करना चाहिए या करा होगा ही, क्यों? क्योंकि आप बोल ही रहे ना कि इंडिया के भीतर ऑफेंस किया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया क्या है भैया इसमें। क्योंकि एक आपको आपको एक लॉ तो बोलता है ना, बाकी सब विदेश है, भारत देश है ना? एक हमारा एक्ट है एसआरए, इसमें ऐसा बोला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 को डील करते हैं, मतलब आपके आईपीसी का सेक्शन 3 और इसका सबसेक्शन 4। आइए डील करते हैं इसको। पढ़ो जरा क्या लिखा है अच्छे से, धीरे धीरे। अब इसमें फिर लिखा है एनी पर्सन, अभी लिखा था एवरी पर्सन, अब लिखा है एनी पर्सन। एवरी पर्सन तो नहीं लिखा ना? हाँ। और क्या लिखा है? एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स इन इंडिया, उस टाइम पे है अपने इंडिया में इन्फोर्स। द ट्राई फॉर द एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया शैल बी, मतलब इंडिया के बाहर वो ऑफेंस जाके कर देता है, शैल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दिस द संहिता कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया, इंडिया के बाहर करा है तब भी संहिता के अधीन क्या होगा? पनिश किया जाएगा। तो क्या बोलना चाह रहा है भैया? ये इतनी सारी चीजें बोल दी हमसे, क्या बोल रहा है? इसका मतलब, इसका नाम क्या है? इसका नाम है
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। ब्लैक से इसलिए क्योंकि सामने आपको दिखते रहे, है ना। चलो, और चलो इसको ये नाम दे दिया, और क्या हो सकता है, सोचते जाओ। देखो, कॉमन सेंस लगाना है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाके अपराध करता है तो क्या आप उसको ट्रायल करा लोगे, ऐसे ही चला लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी भैया ट्रायल करने के लिए। किसकी अप्रूवल लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, लगेगी कि नहीं लगेगी? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भैया, कोई आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। देन आगे, 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 अरे आगे बोलो, आगे भैया। और क्या है इसमें, ये बताओ एनी पर्सन का मीनिंग क्या है? अभी एवरी पर्सन था, इसमें एनी पर्सन का मीनिंग क्या है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, पक्का? इसमें इसका भी मीनिंग वही है, मे लिखा है, लेकिन मे बी सिटीजन प्लस मे नॉट बी सिटीजन, दोनों है भैया इसमें भी। इसमें भी कौन है? सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जहां जहां बीएनएस इन्फोर्सिबल होगी, अगर वो व्यक्ति सिटीजन है तो भी एप्लीकेबल है, अगर नहीं भी है और तो भी अगर यहां रह रहा है, अगर वहां पे बीएनएस एप्लीकेबल होगी। मतलब कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगाना है, मैं बात कर ही नहीं रहा नॉन सिटीजन की, मैं बात यह कर रहा हूं कि जहां जहां हमारा लॉ एप्लीकेबल है, वो व्यक्ति अगर नॉन सिटीजन भी अगर रहता है हमारे यहाँ पे और एप्लीकेबल होता है वहां पे बीएनएस, तो अंडर आईपीसी या अंडर बीएनएस वो क्या होगा? पनिशेबल होगा। है बात में दम के नहीं है? अब भले वो व्यक्ति बाहर, भारत के बाहर जाके क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है, और वापस कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है, और भारत में वो चीज क्या है? पनिशेबल है, तो भैया उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। देख लो, कोई डाउट है क्या? हम्म, अरे बीएनएस होल ऑफ इंडिया, अरे होल अभी इंडिया को छोड़ के नहीं, होल ऑफ इंडिया है आपका बीएनएस, कोई दिक्कत थोड़ी है। वही वाला प्रोविजन है जो आईपीसी में था ना, होल ऑफ इंडिया ही वही वाला है आपका। बीएनएस भी हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब लेकिन अभी ये क्या है, इसकी प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें ये अभी लिखा नहीं है कहीं ऐसा कि होल ऑफ इंडिया है कि क्या है, क्योंकि जब हम इसका संक्षिप्त नाम विस्तार, विस्तार इसमें ये नहीं लिखा। देखो, हम किसी भी एक्ट को जब पढ़ रहे थे तो इस पे दो चीजें थी। आईपीसी जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा था नाम और इन्फोर्समेंट, मतलब नेम और इन्फोर्समेंट। लेकिन जब हम इसका पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है शॉर्ट टाइटल, कमेंट्स और एप्लीकेशन, विस्तार नहीं बताया। शॉर्ट टाइटल, कमेंट्स और एप्लीकेशन, इसका मतलब इन्होंने बीएनएस को सब पे एप्लीकेबल कर दिया होगा, अगर हम ये माने। नागालैंड ट्राइबल एरिया के बारे में ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा दिख नहीं रहा है, तो अपना क्या है? होल ऑफ इंडिया पे चलने तो क्या है, बीएनएस बना दी ना सबके लिए। उनने कमिटमेंट का बताया नहीं, उनने एक्सटेंस का बताया नहीं कि बीएनएस यहां तक आएगी और रुक जाएगी। उनने बोल दिया सब पे एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे भैया कुछ लिखा ही नहीं है। आपकी नई वाली वेरिएक्ट भी चेक कर लेना, अगर कुछ लिखा है तो मुझे बता देना, क्योंकि आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, आईपीसी बता दे तो मैं आईपीसी में अभी बता दूंगा कि होल ऑफ इंडिया पे, नागालैंड ट्राइबल एरिया पे नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लिखा ही नहीं है एक्सटेंशन के बारे में। इसमें तो सीधा लिख दिया कि आपका 40 कौन सा, हाँ 74, क्या लिखा है इसमें? 74, 74वें लिख दिया, और इसमें 74, हाँ 74वें ईयर वर्ष में पार्लियामेंट द्वारा क्या किया गया है? इसको लाया गया है, अधिनियमित किया गया है, एनेक्टमेंट किए गए हैं, इसके बारे में हमने लिख दिया। एक्ट नंबर 45 पहले भी था, एक्ट नंबर 45 ये अभी भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का चेंज हो गया, इसमें लिखा ही नहीं है कि संपूर्ण भारत पे होगा। लिखा है क्या कहीं? एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन कहीं लिखा है क्या? लिखा है? कोई अलग से डेफिनेशन में लिखिए। नहीं भैया, ऐसा स्टार्टिंग में तो नहीं लिखा है ना। इसको मानेंगे कि ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। नागालैंड ट्राइबल एरिया के बारे में इसको कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर कुछ मिल जाए तो मुझे भी बता देना, और नहीं मिल रहा तो मेरी बात को मान लेना फिर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्योंकि हमें मिला नहीं है। आपको मिला क्या अलग से कुछ एक्सेप्शन? किन्ने बोला कि नागालैंड ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ मिला क्या? नहीं मिला। चल, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहली चीज सबसेक्शन 3 बीएनएस 4, सॉरी सबसेक्शन 4 बीएनएस समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसका एग्जाम्पल दीजिए तो फिर समझ में आया। एग्जाम्पल दीजिए भैया, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। चलो मैं दे देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि एक व्यक्ति है जो कि एक क्या है, पाकिस्तानी है। कौन है? पाकिस्तानी। ये व्यक्ति, बी व्यक्ति, ये क्या है, इंडियन है। इसके साथ क्या करता है? फ्रॉड करता है। क्या करता है भैया? फ्रॉड करता है। एक व्यक्ति पाकिस्तानी है, बी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करता है, लेकिन आपका प्लेस क्या है? आपका जो प्लेस है वो क्या है? पाकिस्तान है। मतलब ऑफेंस कहां का है? पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तानी व्यक्ति इंडिया सिटीजन के साथ, इंडियन के साथ पाकिस्तान में क्या करता है? एक फ्रॉड करता है। करता है कि नहीं करता है? लेकिन अगर वो पाकिस्तानी व्यक्ति, क्योंकि फ्रॉड इंडिया में क्या है? पनिशेबल है, और वो व्यक्ति क्या है? इंडियन सिटीजन है, वो तो आ गया। और कल के दिन अगर वो पाकिस्तानी व्यक्ति इंडिया में आता है, अगर उसको पनिश किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो ऑफेंस जो है वो इंडिया में किया गया था। अब बताओ, कोई डाउट है? हो गया क्लियर वन शॉट में कि ये बोल क्या रहा है ये सेक्शन? इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। कि आप आइए, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे इंडियन सिटीजन के साथ अगर कुछ ऑफेंस किया है, अगर वो यहाँ पनिशेबल था, तो ये माना जाएगा कि आप इंडिया लॉ में आपने क्या किया है, मतलब वो क्राइम कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है। समझ में आ गया? सबसेक्शन 4 समझ में आया, सबसेक्शन 3 समझ में आया, सबसेक्शन 1 समझ में आया, 1 समझ में आया, और आपको नाम समझ में आया। बात खत्म। आया भैया कि नहीं आया? आ गया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये डेमो है हमारे, वो जो ऑफर आपके लिए निकाला है हमारे ऐप पे। और जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, बीएनएस की वीडियो देखिए और डाउनलोड करिए। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बीच में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मैं, है ना? आपको अंत तक लेके जाऊंगा, और ये वादा है आप तीनों सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर मुश्किल के आसान का ठान लिया तो ठान लिया भैया। बिल्कुल, आगे बढ़ जाए। चलो, सेक्शन 5, आपका सबसेक्शन 5, द प्रोविजन इज संहिता अप्लाइज ऑल्सो एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एबीसी, इसमें बांट दिए गए हैं। इसका मतलब ये वो वाला सेक्शन है जो आईपीसी में सेक्शन 4 था, और यहाँ पे कौन है? सबसेक्शन 5। देखो, आप चाहो ना तो कंपैरिजन की टेबल आपकी बेयर एक्ट पे है, लेकिन क्या होता है, किसी भी चीज को कंपैरिजन करके याद नहीं कर सकते आप। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। अब आपको याद हो गया ना सेक्शन फर्स्ट में क्या था, सेक्शन 2 में आईपीसी के में ये था, तो यहाँ पे आपको पता चल गया अच्छा सेक्शन 1 में ये है, जहां का 2 था यहाँ का सबसेक्शन 3 है, वहां का 4 है, यहाँ का सबसेक्शन 3, यहाँ का सबसेक्शन 3 है, यहाँ का 5 है, यहाँ का सबसेक्शन 4 है। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, उस चीज को याद कर लो ना। आपको आईपीसी भी याद हो रही है, आपको ये बीएनएस भी याद हो रहा है, और आईपीसी तो याद करो ही मत। मेरी मानना, मेरा तुम मानना ये है कि उसको भूलने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश मत करो। इसको याद करने की कोशिश करो कि ये कहाँ है। उसको ये मानो कि ये नया है, इसका जन्म हुआ है। और जन्म हुआ है तो पुराने गुड़ को नहीं देखते ना, गुड़ को देखते हैं कि तू पहले कैसे था। आपको पता ही नहीं है पुनर्जन्म, तो इसका पुनर्जन्म है। तो आप तो नया समझो इसको। बस अपने को क्या करना है, इसको साथ सजा के अपने को याद रखना है। ठीक है, द प्रोविजन संहिता अप्लाई टू ऑफेंस द कमिटेड बाय, ए पॉइंट बोल रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट बी एंड ऑफ इंडिया। समझ में आया ये वाली चीज? ऊपर में समझा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी आप समझ लो। क्या समझ में आया है इसको पढ़ने के बाद? कुछ बोला है? इसमें एनी सिटीजन लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब सिटीजन, एनी सिटीजन, एनीवेयर इन वर्ल्ड, यही है ना इसका मीनिंग? यही है भैया। तो आगे क्या लिखा है? दूसरे वाले में लिखा है पर्सन। अब ये पर्सन क्या चीज है? एनी पर्सन इन वर्ल्ड, दोनों यही बोल रहा है। सिटीजन, एनी सिटीजन इन वर्ल्ड, पर्सन, एनी पर्सन इन वर्ल्ड। अब और क्या बोल रहा है?
अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए सहायता हो जाएगी। क्या बोल रहा, भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, इसमें क्लियर कर दिया जो सिटीजन है, कौन गया, अरे जो सिटीजन है वो आपके भारत का है। अब वो कहीं भी है, कहां पे भी है, कहीं भी, एनी वेयर इन वर्ल्ड, कहीं पे भी है। इस पे बोला जो पर्सन है वो सिटीजन भी है और नॉन सिटीजन। अब वो कहीं पे भी है, हमें कुछ मतलब है क्या, देखो, लेकिन 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 इसमें बोला पहली वाली लाइन में, भारत से बाहर या परे किसी स्थान पे भारत के किसी नागरिक द्वारा, आउटसाइड इंडिया है, एनी प्लेस, और एक तो बियॉन्ड इंडिया, मतलब भारत के नागरिक द्वारा, इंडियन सिटीजन द्वारा भारत से बाहर या भारत से परे पूरे दुनिया में कहीं भी अगर कोई क्राइम किया गया है तो वो कहां जाएगा, अभी यहाँ पे आएगा, सबसेक्शन 5 पे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए। सबसे आपका क्लॉज बी क्या बोल रहा है, इसका बी ये बोल रहा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, विमान, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे इंडियन, चाहे नॉन सिटीजन हो, अगर भारत का कोई भी रजिस्ट्रीकृत पोत है, विमान है, शिप्स वगैरह है, क्या बोला इसमें, शिप्स है, एयरक्राफ्ट वगैरह है, जो रजिस्टर्ड कहाँ है भैया, भारत में, अगर उसके साथ अगर कोई ऑफेंस होता है तो ये माना जाएगा कि भारतीय बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता द्वारा पनिशेबल होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सी क्लॉज क्या बोलता है इसका, एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग टू कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटिंग टू इंडिया। क्या बोल रहा है कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, भारत में है भैया वो कंप्यूटर, उसको एम बनाकर, क्या बोल रहा है, भारत से बाहर या परे, भारत से बाहर या परे उस चीज को एम बनाया, भारत से बाहर यहाँ पे बैठे हो या परे, अपन क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू उसका मिसयूज कर रहा है, तो वो भी पनिशेबल कहां होगा, आपके सबसेक्शन 5। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें भैया आपका एक एग्जाम्पल था पहले से शायद से, एक वो था इंडिया मर्डर युगांडा वाला, युगांडा, भारत के बाहर का मामला हो जाता था, वो था कि युगांडा में जाके मर्डर कर देता है एक इंडियन सिटीजन, तो वो जब भी आएगा तो वो अंडर पनिशेबल हो जाएगा, इस तरीके से उसमें था। ठीक है, तो अब इसमें तो नहीं लिखा है, उस इलस्ट्रेशन को शायद हटा दिया गया है। ये बोला कि ऐसे तरीके के जो भी अपराध हैं वो इस पे बीएनएस क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इसका इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना, क्या एक्सप्लेनेशन, सॉरी इलस्ट्रेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। क्या बोला एक्सप्लेनेशन में, इन दिस सेक्शन वर्ड इज ऑफेंस, ऑफेंस का क्या मीनिंग है, including every act committing outside India, committing in India would be punishable under the, मतलब जो बीएनएस में आपको जिस ऑफेंस को पनिशेबल किया गया है, चाहे वो भारत के बाहर का हो, चाहे वो भारत में किया गया हो, तो वो क्या माना जाएगा, आपका ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। तो देखिए भैया, ये आपका पूरा है, और इसका रजिस्ट्रेशन क्या है जो मैं बता रहा था, कहा जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर किसी स्थान पर हत्या कर देता है, युगांडा में हत्या कर दी, भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या कर दी, तो भारत के किसी भी स्थान पर पाए जाने पर विचारित किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा या दोष सिद्ध किया जाएगा। अब इसमें युगांडा हटा दिया, भारत के बाहर कर दिया, बस आपको समझदारी लानी है, शब्दों का कुछ चेंज हुआ है, इसलिए तो बोला जाता है कि आईपीसी आईपीसी थी जो कि ब्रिटिश वाले को थी, लेकिन ये बीएनएस किसकी है, हमारी। तो भैया सेक्शन 5 तक आपको अगर कोई डाउट आया है तो आप बता सकते हैं मेरे, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा हम सबसेक्शन 6 और देख लेते हैं, फिर हम कल से सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है, नथिंग इन दिस संहिता, हाँ, इन दिस संहिता शैल अफेक्टेड द प्रोविजन एनी एक्ट एंड पनिशेबल, क्या लिखा है, म्यूटिनी और डिजर्सन ऑफेंसेस सोल्जर, ये आपका किसके, कोर्ट मार्शल लॉ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा होगा ना आपने कि नहीं पढ़ा है, अरे मतलब जो सेना है, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, जो विद्रोह करते हैं, अभित्यजन करते हैं, मतलब सेना छोड़ के आ जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, है ना, तो इनको दंडित करने की प्रावधान के लिए इनके लिए अलग लॉ बनाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स का अलग लॉ है, इंडियन नेवी वाला अलग लॉ है, तो ये बोला जो स्पेशल लॉ है और जो लोकल लॉ है उसको इफेक्ट डालने वाली नहीं समझी जाएगी, कौन, आपकी बीएनएस। क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये सेक्शन तो नॉर्मल है, इसको बोलते हैं सेविंग, इसको क्या बोलते हैं अपन,
सेविंग, मतलब सेव करके रखा है इसको, है ना। ये हो गया आपका सेविंग क्लॉज। क्या क्या आपका स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ, इसको इफेक्ट करने वाली नहीं समझी जाएगी आपके बीएनएस 2023। क्लियर, देख लीजिए एक एक चीज समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं छूटा, कोई डाउट तो नहीं है भैया, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट 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 नहीं होना चाहिए, पुराना ही वाला है। आप लोगों ने आईपीसी पढ़ रखी है तो बिल्कुल डन है, लेकिन नया वालों के लिए ये बहुत शानदार है, आप लोग डील कर सकते हो। आपका मतलब सेक्शन 1, अकेला सेक्शन 1 नहीं बचा भैया। सेक्शन 1 पहले ये भी बताता था कि क्या इन्फोर्सेबल में रहेगा क्या नहीं रहेगा, बीएन आईपीसी किस पे एप्लीकेबल होगी किस पे नहीं होगी। बीएनएस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पूरा नाम लिखा है, क्योंकि इसकी हेडिंग ही है शॉर्ट टाइटल, कमेंट्स और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आ गई है 1 जुलाई 2024, आप अपनी वेयर एक्ट पे लिख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका सबसेक्शन 2 बात करता है आपका एप्लीकेशन के बारे में, सबसेक्शन 3 बात करता है आपका इंटरटेरियल जुरिडिक्शन, सबसेक्शन 4 बात करता है आपका एक्सट्राटेरियल जुरिडिक्शन, सबसेक्शन 5 आपका बात करता है आपका इसके बारे में जो आपका जो क्या बोलते हैं भारत के भीतर और भारत से परे, जो भारत के बाहर जो अपराध किए जाते हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया हो, चाहे वो एनी पर्सन के द्वारा किया गया हो, चाहे भाई किसी भी अपना इंडियन रजिस्ट्रेशन जो आपका शिप्स वगैरह है उसके द्वारा उसके साथ किया गया हो, या कोई कंप्यूटर के माध्यम से मिसयूज किया है आपके जो इंडिया में बनाया गया है रजिस्टर्ड किया, तो भी वो क्या होगा एप्लीकेबल होगा, पनिशेबल होगा अंडर सॉरी बीएनएस। वो अब मेरे को भी टर्म यूज करनी पड़ेगी बीएनएस बीएनएस बोल के, ठीक है। तो ये वाला और 6 वाले क्लॉज में बोला गया है सेविंग क्लॉज के बारे में। तो दैट्स इज क्लियर पॉइंट है आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने पढ़ा दिया है, दोनों को डाउट नहीं आने वाला। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया पूरा। चलिए तो नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।